नमस्कार, मैं राजू मौर्य। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 से है, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा दर्पण के बारे में। तो दर्पण होता क्या है या यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, पहले हम जानते हैं दर्पण क्या होता है। ओके, दर्पण जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मिरर। तो चलिए देखिए, दर्पण किसे कहते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई पारदर्शी चिकना तल है, ओके, मान के चलिए पारदर्शी हमारा कोई चिकना तल है। यह क्या है, पारदर्शी चिकना तल है जिसके एक पृष्ठ पर, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, तो इसके एक पृष्ठ पर मान के चलो पीछे साइड इसके क्या कर देते हैं, लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। तो जो अगला पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहां से जब प्रकाश आती है और दर्पण पर पड़ने के बाद क्या हो जाए, वहां से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश क्या होती है, टकराकर वापस जाती है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। तो समझ में आया? आगे हम यहाँ पे देखते हैं दर्पण के प्रकार। अगला जो टॉपिक है दर्पण के प्रकार। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन से? देखिए, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ओके। तो समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। इसको हम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, समतल दर्पण को प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण को कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हमने यहाँ पे देखा और जाना कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ओके, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक आपको बताते हैं दर्पण के बारे में। कुछ नोट पॉइंट पहले आपको बता देते हैं दर्पण के बारे में, इसके बाद हम समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। तो चलिए, नोट पॉइंट क्या है देखिए। दर्पण में ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दर्पण के लिए है। ये बहुत से कम बच्चे इसको जानते हैं और ध्यान दीजिए इसके में क्या है कि दर्पण पर अगर कोई पूछे कि दर्पण पर किसका पॉलिश किया जाता है, आप लोग देखे होंगे जो हम लोग चेहरा देखते हैं वो क्या होता है, दर्पण होता है। तो दर्पण के पीछे जो होता है पॉलिश होता है, और वो पॉलिश किसका किया रहता है, देखिए कि आप रजत पॉलिश या पारे की कलई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पॉलिश या कलई की सुरक्षा करने के लिए किसका लेपन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिश या कलई की सुरक्षा करने के लिए रेड या जिसको हम कह सकते हैं लाल ऑक्साइड का लेपन करते हैं। आगे तीसरा इसका नोट पॉइंट क्या है दर्पण के लिए, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, दर्पण, कोई पूछे कि दर्पण किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यहाँ पे बताएंगे दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि लेंस जो होता है अपवर्तन पर कार्य करता है। ओके, कैसे? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम टॉपिक बता देते हैं। हम ले लेते हैं एक अवतल दर्पण ले लेते हैं ना, एक अवतल दर्पण है, ओके, और यह मुख्य अक्ष है। जब इस पे प्रकाश डालेंगे क्या होगा, यह आपतित किरण इसके पृष्ठ से टकराएगी। क्यों टकराएगी? क्योंकि पॉलिश है।
तो पॉलिश है उस तरफ नहीं जा पाएगा, तो वहां से वो क्या होता है, इसके पृष्ठ से टकराने का पुनः वापिस आ जाता है। वहां से टकराने के बाद क्या होता है, परावर्तित होकर पुनः माध्यम में वापिस आ जाता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो दर्पण होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। चलिए हम लेंस ले लेते हैं, लेंस में हम उत्तल लेंस ले लेते हैं। ओके, अब उत्तल लेंस है, जब इस पे आप प्रकाश डालेंगे, ध्यान दीजिए, जब इस पे प्रकाश डालेंगे तो अपवर्तन पहले समझते हैं। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश जिस माध्यम में आए और किसी लेंस से क्या होता है टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में ना जाए बल्कि दूसरे माध्यम में चला जाए। तो देखिए ये पहला माध्यम है और ये क्या है, दूसरा माध्यम है। जब इस पे प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से अपवर्तित होगा और अपवर्तित होने के बाद क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो इस क्रिया को अपवर्तन करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो प्रकाश होती है वह क्या होती है, जो दर्पण होती है किस सिद्धांत पे कार्य करती है, परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है, जबकि जो लेंस होती है किस सिद्धांत पे कार्य करती है, अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो यह है दर्पण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जान चुके हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोल। तो समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं समतल दर्पण के बारे में। चलिए देखिए, पहला समतल दर्पण। ओके, समतल दर्पण माने वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए लिखिए, चलिए देखिए, समतल दर्पण होता क्या है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं, एक पृष्ठ ले लेते हैं, कैसा पृष्ठ, समतल ले लेते हैं। समतल का मतलब होता है उसका जो तल हो सभी जगह क्या हो, एक समान हो। चलिए देखिए, और दर्पण की पहचान क्या होती है, अभी हमने बताया कि जिसके एक तल पर क्या हो, कलई या पॉलिश हो। अब यहाँ पे हमें पढ़ना वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। अब परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि हमने अभी बताया कि जब किसी पारदर्शी पृष्ठ पर क्या होती है, प्रकाश पड़ती है और उसके पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे परावर्तक कहते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे तो परावर्तक पृष्ठ का और पहचान करना चाहे तो पहचान कर सकते हैं कि जिस तरफ पॉलिश होता है उसे परावर्तक पृष्ठ नहीं कहते हैं, और जिस तरफ पॉलिश नहीं होता है उसी को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो इस तरफ पॉलिश नहीं है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ओके, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्यों कहेंगे, क्योंकि जब इस पे प्रकाश पड़ेगी तो उसी पृष्ठ से क्या हो जाएगी, परावर्तित होगी। कैसे होगी, देखिए, इस पे जब आप प्रकाश आपतित करेंगे और इसके तल से क्या हो जाएगा, वहां से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया। अब ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच क्या होता है, अविलंब डाला जाता है। ओके, तो यह होगी आपका समतल दर्पण, कि वह दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है क्या है, समतल है, उसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, आगे हम देखते हैं कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है ना, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पे विशेषता को गुण भी कह सकते हैं। अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण की क्या गुण है, क्या विशेषता है, चलिए देखिए। तो समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है? इस समतल दर्पण की जो विशेषता होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला देखिए क्या होता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अर्थात जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जितना आपका बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? तो दूसरा देखिए क्या है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। समझ में आया? दूसरा क्या है इसका गुण कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। आभासी का मतलब क्या होता है कि जिसको हम आभास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, किंतु देख नहीं सकते हैं। समझ में आया? तीसरा क्या है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रखी जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि मान के चलिए आपका समतल दर्पण है और हम जितनी दूरी पर वस्तु रखोगे, कहाँ से? समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखोगे और प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। समझ में आया? दर्पण के पीछे बनेगा। तो चलिए अगर इसको वीडियो समझना है तो चलिए फिगर के माध्यम से हम समझा देते हैं। मान के चलिए आपका अगर दिक्कत है, चलिए मान के चलिए आपका यह समतल दर्पण है। ओके, यह समतल दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है। अब जब यहाँ से वस्तु से प्रकाश इस पे डालेंगे, ओके, तो आपको पता है कि समतल दर्पण जो दर्पण होती है वो क्या होता है? प्रकाश को परावर्तित कर देगा। जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये दोनों किरणें आपस में मिल नहीं सकती, और जब ये दोनों किरणें आपस में मिलेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे मिलाएंगे? इसको हम आभास कर लेते हैं। चलिए देखिए, हमने आभास किया। मान के चलिए यहाँ पे आपका ये किरणें मिल रही है और जहाँ पे दोनों किरणें मिलेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। और इस फिगर के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम तीनों के बारे में जान सकते हैं। पहला नंबर क्या है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अर्थात जितना आपका बड़ा वस्तु रहेगा, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक वस्तु की यह क्या है? लंबाई है। तो देखा जाए जितना बड़ा आपका वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी उतनी ही बड़ी बनेगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो वस्तु की स्थिति है वह प्रतिबिंब के बराबर है, या प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के बराबर बनता है। ओके, यहाँ से देख लीजिए। तो अगला स्थिति दूसरा, समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी व सीधा होता है। तो यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या है? ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। और आभासी के साथ क्या लगाया जाता है? सीधा। और वास्तविक के साथ क्या लगाया जाता है? उल्टा लगाया जाता है, अर्थात उल्टा बनता है। तीसरा कंसेप्ट समझो कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर बनता है, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर बनेगा वस्तु भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर स्थित होता है। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनता है। कितनी दूरी पे बनेगा? जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रखी रहेगी। ओके, ये हो गया आपका समतल दर्पण की विशेषता हो गया। और विशेषता है जिसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे की क्या विशेषता है कि जब समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है? समझ में? जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमती है, तो क्या बताओगे? 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अगले इसकी विशेषता पांचवा क्या है
कि यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई क्या होगी, समझ में? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण कितना लंबा लेंगे। ओके, तो याद रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है वह क्या होता है, सदैव वस्तु का आधा होता है। अर्थात आप यहां से कह सकते हो कि फार्मूला बना सकते हो कि समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर क्या, चाहे व्यक्ति का हो चाहे वस्तु का हो, वस्तु की कुल लंबाई का हो चाहे ऊंचाई बट्टा 2। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की टोटल ऊंचाई देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, वस्तु का आधा होना चाहिए। चलिए अभी इस पे मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या है, इसका गुण क्या है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी क्या होती है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी सदैव क्या होती है, अनंत होती है। ओके, फिर सातवां इसका क्या विशेषता है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है। अगर कोई पूछे समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है तो आप क्या बताएंगे, 1 होता है। कैसे होता है, आप फार्मूला पढ़ चुके हैं कि रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u, पढ़े हो। जहां पे जो v होती है ना, या फिर कह सकते हैं I/O, अर्थात कि हम रेखीय आवर्धन है और v क्या है, आपके प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई है। अभी हमने बताया कि जितना बड़ा आप वस्तु लोगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मान के चलिए हमने क्या किया, 10 सेमी लंबाई की एक वस्तु ले लिए, वस्तु की लंबाई कितना है, 10 सेमी है, अर्थात वस्तु क्या होती है, वस्तु की लंबाई क्या होती है, O होती है। अगर हम वस्तु को कितना लंबा ले लेते हैं, 10 सेमी, तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 10 सेमी लंबा ही बनेगा, क्योंकि हमने इसके पहले हमने बता दिया विशेषता में कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। किसमें, समतल दर्पण के बारे में बता रहे। तो चलिए देखिए रेखीय आवर्धन कैसे एक होता है। चलिए I की वैल्यू कितना है, 10 और O की वैल्यू कितना है, 10, और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जो समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गई हमारा समतल दर्पण की विशेषता। तो इसके अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा ना, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद अगली वीडियो में इससे संबंधित हम क्वेश्चन को कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।